तो ये तो स्थिति हो गई आज की। अब ऐसा क्यों होता है? जैसा मैंने हमेशा कहा है कि जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो हमेशा से इस पाकिस्तानी आधिपत्य से, अधिक्रांत जो ऑक्यूपेशन है उससे नाराज है, और वो समय समय पर जब भी कोई मौका मिलता है अपने रोष को प्रकट करते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि जो क्षेत्र आज पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है उसमें 15% से कम क्षेत्रफल का जो क्षेत्र है उसे ये, जिसे हम पीओजेके कहते हैं, या जिसे पाकिस्तान दुनिया को उल्लू बनाने के लिए आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, वो 15% से भी कम क्षेत्रफल का क्षेत्र है। इस रोष का एक प्रमुख जो टारगेट होता है वो पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि आर्मी जो है यहाँ से लोगों को उठा लेती है, कई बार टॉर्चर करती है। तो एक आर्मी के खिलाफ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, विशेषकर आर्मी, उसके खिलाफ एक काफी रोष है यहाँ के लोगों में। नमस्ते, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की तरफ से सबका स्वागत है। हम जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े विषयों पर अध्ययन और जानकारी का आदान प्रदान करते रहे हैं। इसी श्रृंखला में पीओजेके, जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट है, उसमें पाकिस्तान के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए हैं उसको लेकर कैप्टन आलोक बंसल जी अपना आज विषय रखेंगे। उनका एक परिचय, वैसे तो परिचय की ज़रूरत नहीं, हम सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय आपके सामने रख रही हूँ। कैप्टन आलोक बंसल जी इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के प्लानिंग बोर्ड के मेंबर हैं, जामिया मिलिया में विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। उनका पाकिस्तान, पीओजेके, पीओटीएल, सीओटीएल पर गहरा अध्ययन है और आपका 32 वर्ष का इंडियन नेवी का अनुभव भी है। इस सत्र में कैप्टन आलोक बंसल जी विषय भी रखेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर की श्रृंखला शुरू होगी। कैप्टन बंसल जी। धन्यवाद। मुझे जो विषय दिया गया वो ये था कि पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर और जो अभी घटना चक्र चल रहा है उसके बारे में मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रखूं। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा अस्त व्यस्त हूं आज, लेकिन आपके सामने। तो पहली चीज क्या है कि हमें समझना है क्या हो रहा है पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर में, पीओजेके में क्या हो रहा है और क्या स्थिति है। ये आप सबने देखी है, आप सब लोग आज पिछले कुछ समय से टीवी देख रहे हैं, किस तरीके से लोग सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर मुजफ्फराबाद की है जो पीओजेके की राजधानी है, जहां पे एक बहुत ही जो बिजी रोड है उसकी ये स्थिति है 10 मई को, जब जो पब्लिक एक्शन कमेटी या जम्मू ऑल आवामी एक्शन कमेटी जो थी उसने जो स्ट्राइक बुलाई थी उसके बाद जो स्थिति थी वहां की यह स्थिति है। कश्मीरी जो है, जो पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये दिखाने के लिए मैंने ये कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। 11 मई को क्या हुआ ये आपको मालूम है। उस दिन जो है क्या है कि जो प्रदर्शनकारी थे इन्होंने पूरे पीओजेके में प्रदर्शन किए और फिर इनकी ये थी कि हम 10 तारीख से हड़ताल की इन्होंने और 11 मई को इनको मुजफ्फराबाद में सबको एक रैली लेकर पहुंचना था। और इसके लिए खिलाफ जो है वहां का जो प्रशासन था उसने जगह जगह मोर्चेबंदी की और उसके बाद 11 मई में जो झड़पें हुई उसमें करीब 100 पुलिसकर्मी घायल हुए और एक एएसआई की हत्या हो गई और डीएसपी रैंक के अफसर और कई लोग जो हैं घायल हुए, कई 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स घायल हुए, जगह जगह टीयर गैस डाले गए, उसमें प्रदर्शनकारी काफी बड़ी संख्या में घायल हुए। यहां तक कि एक आदमी ऊपर से नीचे कूद गया नीलम नदी में, बचा नहीं बचा अभी पता नहीं मुझे उसके बारे में, लेकिन इस तरीके की कई घटनाएं हुई। ये सारे उस समय की तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की। मुजफ्फराबाद में जहां पे कि उस दिन सबको आना था वहां सबको रोका गया और वहां पे जो प्रदर्शन हुए और जिस तरीके की झड़पें हुई हैं आप कहीं पे भी देख सकते हैं।
हुआ क्या, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो थी उसने एक रैली कराई थी और वो पिछले 1-1.5 साल से वो लोग कुछ समय की मांगे कर रहे थे और उनकी प्रमुख मांगे जो थी वो ये थी कि उनको जो बिजली दी जा रही है वो टैक्स फ्री हो और उनका ये कहना था कि जो बिजली हमारे यहां बनती है वो शेष पाकिस्तान को सस्ती कीमत पे मिलती है, हमको महंगी कीमत पे मिलती है और हमारे यहाँ पावर कट होता है जबकि हम जो बिजली बनाते हैं उससे बहुत कम कंज्यूम करते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब हमारे यहाँ ही बिजली बनती है तो हमें पावर कट से क्यों हमको पावर कट क्यों मिल रहा है। साथ ही साथ जो आटे की कीमतें थी वो स्काई रॉकेट हो गई थी। जैसा आपको मालूम है कि पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा रही थी और इसके कारण रूपी का जो डिवैल्यूएशन था वो इतना ज्यादा हो चुका था कि जो आटा विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जो इंपोर्ट होता है, जो आयात होता है, उसकी कीमतें स्काई रॉकेट थी। तो जब तक ये प्रदर्शन हो रहा था तब 3100 रुपए का 40 किलो का आटा मिलता था। 40 किलो जो आटे का जो बैग था उसकी कीमत 3100 रुपए थी, 3100 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के लिए काफी मुश्किल की चीज थी। तो इसके खिलाफ और एक उनका ये कहना था कि जो हमारी सरकार है वो ये कहती कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं है और ये पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो एलीट है यहाँ का वो बड़ी ऐश कर रहा है। और एलीट में कौन थे? अधिकांश लोग वो थे जो पाकिस्तान से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स थे। उन्होंने कहा एक तो यहाँ पे बहुत सारे नौकरशाह हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। भाई इतने सारे नौकरशाहों की जरूरत क्या है? छोटी सी टेरिटरी है, इतने सारे लोग जो है उनकी आवश्यकता नहीं है। फिर नौकरशाह इनकी सरकार को कोई कर नहीं देते क्योंकि वो पाकिस्तान के आए होते हैं, तो उनकी टैक्स रिलीफ भी थी, उनको काफी फैसिलिटीज मिलती थी। तो लोगों को लगता था कि ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हम लोगों के ऊपर जो है इसका बर्डन पड़ता रहा है। तो इन लोगों ने जो जैसे बताया 1-1.5 साल से ये प्रदर्शन चल रहा है। इन्होंने 8 मई के करीब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो है हम मुजफ्फराबाद के लिए जाएंगे, 10 तारीख से हमारी हड़ताल होगी, 11 तारीख को हम रैली करेंगे। और क्या है कि सरकार ने जाके पहले ही उन्होंने कहा कि 40 लोगों को धरपकड़ लिया जाए, जैसे हर जगह ही की जाती है कि जब पता चले कोई डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है तो उससे पहले कर लिया। और इसके बाद मीरपुर जिले में एक तहसील है दडियाल, वहां पे काफी टकराव हुआ प्रदर्शनकारियों के बीच में भी और सुरक्षा कर्मियों के बीच में, और जिसमें काफी लोग घायल हुए। इसके बाद जब ये टकराव हुआ तो इसके बाद इन्होंने शटर डाउन स्ट्राइक बोली और ये कहा 10 मई से शटर डाउन स्ट्राइक होगी और 11 मई को हम मुजफ्फराबाद में मिलेंगे। और जो मुजफ्फराबाद में जो क्लैश हुआ, क्या है कि इन्होंने कोशिश की कि जगह जगह रोक दिया जाए। और ये जो क्लैशेस थे विशेषकर 10 मई को करीब करीब पूरे पीओजेके में हुए। कुछ हद तक मीरपुर और बाग में इसका असर कम था, बट अन्य सारे क्षेत्रों में पूरी तरह से आप अगर देखेंगे तो शटर डाउन स्ट्राइक थी। व्हील जो जैम करते हैं बिल्कुल पूरी तरह से चक्का जाम था जिसे कहते हैं। और 11 मई को जब ये बढ़ने लगे तो इनको जगह जगह रोकने की कोशिश की और उसमें काफी झड़पें हुई और उसमें एक एएसआई की हत्या हुई और करीब 100 के करीब लोग घायल हो गए। उसमें एक डीवाईएसपी था, कई पुलिस के और अन्य अफसर्स थे और कई लोग घायल हुए। जब ऐसी स्थिति हुई तो यहाँ की सरकार ने 3 बटालियन रेंजर्स की बुलाई इस्लामाबाद से, जो यहां आई। ये जो बाहरी सिपाही आते हैं इसके खिलाफ रोष यहां पे हमेशा से रहता है और रहा। उसके बाद क्या है कि आपको मालूम है क्या हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कुछ कहा, प्रधानमंत्री ने कुछ कहा और गंभीरता को प्रकट किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा, कुछ पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये तो हमारी ही गलतियां हैं जिसके कारण ये हो रहा है। तो स्थिति गंभीर होती चली गई। पर ये 11 मई की तस्वीरें हैं, जो 11 मई को जो सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, बड़ा भारी हुआ। अगर आप देखें लोग टीयर गैस शेल्स फाइल कर रहे हैं, लोगों ने जगह जगह रोड ब्लॉक कर दी थी और इस तरीके की चीजें होती रही। लेकिन फिर क्या हुआ, 11 मई के बाद सरकार ने इनकी मांगे मान ली। 13 मई को सरकार ने सारी मांगे मान ली। इन्होंने कहा हमारी प्रोटेस्ट अभी भी चलती रहेगी क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं इश्यू होगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। 13 मई को रेंजर्स को वापस जाना था, तो उनकी एक डिमांड ये भी थी कि जो रेंजर्स तुमने इस्लामाबाद से आए हैं ये वापस जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है रेंजर्स जाएंगे। जो रेंजर्स का जो कॉन्वॉय था वो सीधे रास्ते से ना जाके
बड़े लंबे रास्ते से वो पहले मुजफ्फराबाद आया और फिर मुजफ्फराबाद से घूम के कोलाला के द्वारस्थ उन्होंने जाने का डिसीजन लिया। अब क्यों लिया ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली वो शायद दिखाना चाहते थे लोगों को कि हम हैं यहाँ पे और हमारी वो, तो वो जहां जहां गए उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। अब पत्थर फेंके गए तो उसके बाद इन्होंने, ये तो वैसे ही ट्रिगर हैप्पी रहते हैं, इन्होंने शेल्स फायर किए, फायरिंग की और उसमें 3 प्रोटेस्टर्स मारे गए और 6 काफी गंभीर रूप से घायल हुए और कई लोगों को छोटी मोटी चोटें आई। तो वो जो मामला सुलझने वाला था वो और ज्यादा उलझ गया। और उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि हम 23 बिलियन रुपीस देंगे पीओजेके की सरकार को जिससे कि ये इनकी मांगे मान ले, और फिर ये मांगे मानी गई। उसके बाद 14 तारीख को इन्होंने जो है ये जो थे ये हड़ताल जो थी अपनी वापस ली, लेकिन उस दिन भी उन्होंने कहा कि 3 बजे तक हम पहले मोर्न करेंगे और उसी दिन जो लोग शहीद हुए थे, जो मारे गए थे, उनकी बॉडीज को स्टेडियम में लाया गया और उसके खिलाफ काफी कुछ हुआ। उसके बाद सरकार ने, जो मैंने कहा, कुछ मांगे मांगी, जैसे 3100 रुपए से जो आटे की कीमत थी वो 2100 रुपए कर दी गई। तो 140 रुपए के करीब मेरे ख्याल से किलो अभी चल रहा है वहां पे आटा। उससे पहले वो और ज्यादा था, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति थी। इलेक्ट्रिसिटी की जो दर थी उसमें काफी कमी की गई और 100 यूनिट तक लोगों को 3 रुपए की रेट से और उससे ऊपर 5 रुपए और 300 से ऊपर 6 रुपए के रेट से दी गई। जो केसेस थे मेंबर्स के खिलाफ वो उतार दिए गए। तो ये तो स्थिति थी, जो मैंने कहा, जो प्रदर्शन थी, जो लोगों ने किया, जो स्थिति थी। आप देख सकते हैं लोगों का रोष किस तरीके से था, लोग था। और ये इतनी गंभीर स्थिति थी कि कल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पीओजेके के प्रधानमंत्री अपने बगल में बैठा के चौधरी अनवर उल हक को कल कैबिनेट मीटिंग की और उन्होंने कहा ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसमें अन्य लोग फायदा उठा रहे हैं। ये उन्होंने जो कुछ कह सकते थे वो उन्होंने कहा। तो ये तो स्थिति हो गई आज की। अब ऐसा क्यों होता है? जैसा मैंने हमेशा कहा है कि जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो हमेशा से इस पाकिस्तानी आधिपत्य से, अधिक्रांत जो ऑक्यूपेशन है उससे नाराज है और वो समय समय पर जब भी कोई मौका मिलता है अपने रोष को प्रकट करते हैं। अगर आप देखेंगे ये आज की बात नहीं है, इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस पहले भी होते रहे हैं। अगर आप देखो सितंबर में, अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7-8 महीने पहले इन्होंने यही डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इसी बिजली के ऊपर वो आई थी, प्रोटेस्ट आई थी। और अगर आप देखें उनका ये कहना था कि 350 मेगावाट बिजली वो कंज्यूम करते हैं और 2600 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर पावर कट हमारे यहां क्यों होना चाहिए? उनका ये कहना था कि पावर शॉर्टेज में हमारे यहां पावर कट किया जा रहा है, जबकि हम जो है जितनी बिजली कंज्यूम करते हैं उससे करीब 10 गुना, 9-10 गुना तो हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे ऊपर इस तरीके का पावर कट क्यों होना चाहिए? और उस समय यहाँ के जो लोगों से 20 और 60 रुपए के बीच में बिजली का चार्ज हो रहा था, और जबकि यहाँ जो हाइड्रो पावर जनरेट हो रही थी वो पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड को 2 रुपए 59 पैसे के दर से दी जा रही थी। तो लोगों की प्रोटेस्ट थी। लेकिन अगर आप देखेंगे इससे पहले भी यहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहे हैं कई बार। इन्होंने जो है यूएन जो ग्रुप है वहां पे भी जाके कहा है, उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है अलग किया गया, उसको वापस मर्ज किया जाए और हमें आजादी दी जाए, और अन्य तरीके की, इस तरीके की जो वो हैं डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं आप समय समय पर देखते रहेंगे। और इस रोष का एक प्रमुख जो टारगेट होता है वो पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि आर्मी जो है यहां से लोगों को उठा लेती है, कई बार टॉर्चर करती है। तो एक आर्मी के खिलाफ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, विशेषकर आर्मी, उसके खिलाफ एक काफी रोष है यहाँ के लोगों में। और उसके खिलाफ जैसा कि आपको मालूम है 2019 में इन्होंने वो एक नारा लगाया था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो वो यही था। एक जमाना था जब नीलम वैली में लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे आप आतंकवादियों को शरण दे रहे हो, और अगर आप आतंकवादियों को शरण दे रहे हो तो इंडियन आर्मी फिर रिटेलिएट करेगी। जब पीस, आजकल हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग उस तरीके से नहीं होती जैसे पहले होती थी। तो एक बार लोकल लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया कि भाई आप यहाँ पे आतंकवादियों को ला के रख रहे हो
और इसका असर जो है ये होगा कि फिर इंडियन आर्मी यहाँ पे फायरिंग करेगी और हमारी जिंदगी खराब होगी, तो आप लोग जो है इनको आतंकवादियों को यहाँ। तो ये तो जहां तक सवाल रहा इन प्रोटेस्ट का, डेमोन्स्ट्रेशंस का, ये क्या है। बट मुझे बताया गया कि कई लोग शायद पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे कहा गया कि तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हम जब पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर है क्या, क्योंकि 5 अगस्त 2019 से पहले इस टर्मिनोलॉजी का जो मतलब था वो अलग था, और 5 अगस्त 2019 और विशेषकर 30 अक्टूबर के बाद इसका जो मीनिंग है वो काफी हद तक बदल गया है। तो पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए कि पुराने जम्मू कश्मीर का नक्शा है, और ये टर्मिनोलॉजीज में मत जाइए, पर ये समझने की बात है कि जो विभिन्न विदेशी शक्तियां हैं वो किस तरीके से इस पर अपना हक जमाती हैं, ये बात आप समझिए। और आज जो स्थिति है वो काफी हद तक ये है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान के आधिपत्य में जो क्षेत्र है आज की तारीख में, उसकी 2 टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर आप देखेंगे ऊपर ग्रीन हरे रंग का है क्षेत्र है, और नीचे एक ये जो डार्क ब्राउन या डार्क ऑरेंज कहेंगे उस रंग का एक क्षेत्र है। दोनों में परिवर्तन है। तो जो नीचे वाला क्षेत्र है वो आज की तारीख में पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जो ऊपर का क्षेत्र है वो POTL है, जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। तो आज का जो मेरा वक्तव्य है वो सिर्फ पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रहेगा, जैसा कि मुझे आदेश दिया गया था। तो मैं आज आपको पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इन दोनों क्षेत्रों में फर्क क्या है, और इस बात को अच्छी तरह से हम समझ लें। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ काफी लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि POJK का मतलब जिसे पाकिस्तान AJK कहता है वो था। अब ऐसा ही है, पर जम्मू कश्मीर राज्य के रीऑर्गेनाइजेशन से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन हालांकि हमारे यहाँ काफी लोग तब भी ऐसा ही समझते थे, जो कि बहुत ही गलत था। तो ये समझने की आवश्यकता है कि जो क्षेत्र आज पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है उसमें 15% से कम क्षेत्रफल का जो क्षेत्र है उसे जिसे हम POJK कहते हैं, या जिसे पाकिस्तान दुनिया को उल्लू बनाने के लिए आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, वो 15% से भी कम क्षेत्रफल का क्षेत्र है। और जो 85% से ज्यादा क्षेत्रफल है वो गिलगित बल्तिस्तान का है, जिसे हम POTL अब कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लेकिन करीब 70% जनसंख्या जो है, जो अधिक्रांत क्षेत्रों की है, वो इस क्षेत्र में है, मीरपुर मुजफ्फराबाद में, जिसे POJK कहते हैं, और 30% से कम गिलगित बल्तिस्तान। ये जो मैं बोल रहा हूं ये जनसंख्या 1998 की है, और हमें इसे समझना चाहिए क्यों 1998 की है। क्योंकि पिछले जो सेंसस हुआ उसके रिजल्ट गिलगित बल्तिस्तान और इस क्षेत्र के इन्होंने कभी भी पब्लिक नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के सेंसस रिजल्ट्स आ गए हैं आपके पास, पर जो गिलगित बल्तिस्तान के जो सेंसस के रिजल्ट्स हैं वो उन्होंने छुपा के रखे हैं। मीरपुर मुजफ्फराबाद के कुछ क्षेत्रों के सेंसस रिजल्ट्स अभी भी डिक्लेयर हो गए। एक बहुत बड़ा फर्क जो है दोनों क्षेत्रों में वो ये है कि इस क्षेत्र को, जिसे आज POJK कहते हैं, इसको पाकिस्तान हमेशा से आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, और एक स्वांग रचा हुआ है इन्होंने, इसमें ये क्षेत्र जो है आजाद है। और कितना आजाद है इसका ये जो भ्रम था या जो भी स्वांग था, ये तो इससे बेहतर टूट ही नहीं सकता था जो अभी हुआ। अगर आपने देखा हो कि जब स्थिति गंभीर हुई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कदम उठाए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कदम उठाए, पाकिस्तान ने 23 बिलियन रुपीस दिए POJK की सरकार को, और यहां तक कि POJK के प्रधानमंत्री को बुला के इस्लामाबाद में कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली और कैबिनेट मीटिंग भी कर ली। इससे पहले सुरक्षा के लिए 3 बटालियन जो है पाकिस्तानी रेंजर्स की भी भेजी गई। तो ये जो स्वांग है ये दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए कोशिश है, पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसमें कभी सफल नहीं हुआ। जहां तक सवाल गिलगित बल्तिस्तान की थी, इसको एक वर्चुअल कॉलोनी के रूप में ट्रीट किया गया है, और इसका पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। आज की तारीख में इनके पास एक गवर्नर और मुख्यमंत्री जरूर है,
लेकिन उनके पास भी आज भी कोई संवैधानिक ताकत या कोई प्रशासनिक शक्तियां जो है बहुत ही ज्यादा सीमित है। ये जो क्षेत्र है मीरपुर मुजफ्फराबाद, यहां पे काफी हद तक जो है इस्लामिक कट्टरपंथ और जो इस्लामाइजेशन है वो काफी हद तक हो चुका है, और इसका सांस्कृतिक रूप से काफी हद तक इसमें पाकिस्तान का असर आ चुका है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसमें प्री इस्लामिक जो उनका कल्चर था, सिविलाइजेशन थी, वो काफी हद तक अभी भी वहां पे देखने को मिलती है हमें, और काफी प्रबल है वहां पे। जैसे मैंने कहा, मीरपुर मुजफ्फराबाद में इन्होंने काफी बड़ी संख्या में जिहादी शक्तियां, जो आतंकवादी गुट हैं, इनको काफी कैंप्स बनाए गए हैं। जितने भी हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होते हैं, इनमें से काफी कैंप्स जो हैं इस क्षेत्र में है। हालांकि जब से पाकिस्तान भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक्स और अन्य एक्टिविटीज करने लगे हैं, तब से इन्होंने काफी बड़ी संख्या में कैंप्स वहां से हटा दिए हैं। लेकिन अभी भी जो लॉन्च पैड्स हैं वो सारे यहीं से हैं, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं उससे पहले उनको वहां पे लाके रखा जाता है, ट्रेन किया जाता है, और फिर उन रास्तों से उनको छोड़ा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी अब कट्टरपंथ बढ़ रहा है। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का काफी असर बढ़ रहा है, और कारगिल के युद्ध के टाइम आपको मालूम ही है कि लश्कर तैयबा के काफी लोगों को वहां पे लाके इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए रखा गया था। और चूंकि ये क्षेत्र गिलगित बल्तिस्तान शिया बहुल है, वहां पे जो सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, जो सुन्नी कट्टरपंथी संगठन है, शिया कट्टरपंथी संगठन है, वो काफी एक्टिव है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये हमें समझना चाहिए कि मीरपुर मुजफ्फराबाद में आज भी स्टेट सब्जेक्ट रूल चलता है, यानी कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यहां पे नागरिक नहीं बन सकता। गिलगित बल्तिस्तान में ये 72-73 में हटा दिया गया था। जैसे हमको तो बहुत समय लगा इसको हटाने में, लेकिन उनके यहाँ 72-73 में हट गया था। और इसके कारण क्या है कि वहां की जो डेमोग्राफी है काफी हद तक बदल गई है। एक बड़ी संख्या में पंजाबी और पख्तून जो है वहां पे आ गए हैं, और कई जगहों पे अगर आप देखेंगे तो वहां के जो लोकल बाशिंदे हैं उनको आउट नंबर करने लगे हैं माइग्रेट्स। तो दूसरी तरफ मीरपुर मुजफ्फराबाद में माइग्रेशन थोड़ा कम हुआ है। ये मैंने आपको जो फिगर्स दी हैं ये 2011 और 1998 के बीच की हैं। सॉरी, मैं क्षमा चाहता, ये जो 2017 का सेंसस है वो मैंने उसमें डाला है, पर 2017 का जो सेंसस है इसका गिलगित बाल्तिस्तान का इन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये दिखाता है। दूसरा एक चीज समझनी चाहिए कि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई उसके अंतर्गत जो है मंगला बांध बनाया है, और वो बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया इनको। और क्यों दिया गया? क्योंकि पश्चिमी नदियां इनको दी, पूर्वी नदियां हमने ले ली, तो जो डाइवर्ट करना था वाटर पश्चिमी नदियों से पूर्वी नदियों में, उसके लिए मंगला बांध बना। लेकिन ये बांध के कारण जो इनंडेशन हुआ वो सारा पीओजे के अंदर हुआ। जो जमीन गई, मीरपुर शहर गया, जो गया वो सब पीओजे के अंदर गया, और जो सिंचाई के लिए जो पानी मिला वो नीचे वालों को मिला। पानी ऊपर तो जाता नहीं है, नीचे जाएगा ऊपर से, तो वो जो है नीचे जो पाकिस्तान की जो कृषि के लिए जो उनको जमीन थी वहां पे ये चीजें जाती हैं। और काफी बड़ी संख्या में लोगों को अपरूट होना पड़ा यहाँ पे। और ये जो अपरूटमेंट हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में समय लेके बताऊंगा कि जो लोग मंगला बांध के बनने के कारण जो मीरपुर से लोग हिले, वो आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट हम जो यूके में, लंदन में देखते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन लोगों का है। क्यों है वो हम आते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी एक भाषा बांध बन रहा है, जैसे आप जानते हैं, और इसके साथ भी यही होने वाला है कि जो जमीन जलमग्न होगी वो गिलगित बल्तिस्तान में होगी। जो पावर पॉइंट है, प्लांट है, वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है, तो जो रॉयल्टी मिलेगी उसकी वो उनको मिलेगी। बिजली वहां पे बनेगी, सिंचाई वहां पे होगी, और जो जिनकी कृषि भूमि जाएगी, जिनका घर जाएगा, वो लोग गिलगित बल्तिस्तान में होंगे। और इसी कारण गिलगित बल्तिस्तान में जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो रोष है वो बहुत ज्यादा है, जबकि मीरपुर मुजफ्फराबाद में रिलेटिवली कम है। अब
ये तो मैंने आपको ये दोनों क्षेत्रों के बीच में फर्क बता दिया। एक छोटी सी चीज और बताना चाह रहा था कि जम्मू कश्मीर राज्य की महाराजा हरि सिंह का जो साम्राज्य था उसकी स्थिति क्या थी जम्मू 1947 में। और यह हमें समझना चाहिए कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में महाराजा हरि सिंह का एक छत्र राज्य था। वो सुप्रीम अथॉरिटी थे और किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी किसी और डिसीजन को लेने की, किसी और निर्णय को लेने की। उनके कई वासल्स थे, जिन्हें कहते हैं जो उनके जो छोटे राजा होते हैं, जो उनके प्रति ट्रिब्यूट देते हैं, जैसे मीर ऑफ हुंजा, राजा ऑफ नागेर, ये सब नॉर्थ वेस्ट में थे। और इन लोगों को जो था, इन लोगों को महाराजा कुछ पैसा देते थे जिससे कि वो अपना प्रशासन चला सके, और ये लोग महाराजा को कर देते थे जिससे कि बताएं कि हम आपके आधिपत्य में। यहां ये समझने वाली बात है कि पैसे दोनों तरफ से जाते थे, इधर से भी जाते थे, उधर से भी जाते थे, पर उनकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट थी। दे यूज्ड टू ऑफर ट्रिब्यूट टू द महाराजा, और महाराजा यूज्ड टू पे देम सब्सिडी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इन राज्यों में कई जगहों पे इतना राजस्व नहीं होता था कि अपना प्रशासन चला सके, तो इनको जो है खर्च वगैरह के लिए जो है महाराजा की ओर से कुछ पैसे दिए जाते थे। और मेहतर ऑफ चित्राल, जो कि आज खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा जिला है, अगर आप देखें चित्राल जिला, जहां पे कि ये कलाश वैली है, जहां कलाश काफिर जिन्हें कहते हैं वो लोग रहते हैं, मेहतर ऑफ चित्राल भी जो है महाराजा को ट्रिब्यूट पे करते थे। और जो हुंजा का मीर था वो और उत्तर में तकदुम्बश, पामीर, शख्सगाम, रस्कम घाटियां होती हैं जो आज चीन के अधिक्रांत हैं। कुछ चीजें हमने चीन के आधिपत्य में भी दे दी हैं, उनके ऊपर भी उसका हक था। 1935 में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, जो कि मतलब उत्तर की ओर है, छोटी सी जो इलाका है वो अंग्रेजों को 60 साल की लीज पर दिया गया था, जिसे गिलगिट एजेंसी जिसके अंदर स्थापित की गई थी। लेकिन गिलगिट एजेंसी अंग्रेजों को सिर्फ लीज पर दी गई थी, और यहाँ पे महाराजा का झंडा जो है फिर भी फहराता था। महाराजा के जन्मदिन में वहां छुट्टी अवकाश होता था, और महाराजा का हर तरीके से आधिपत्य था। जो माइनिंग लीज वगैरह है वो महाराजा ही देते थे, लेकिन वहां का जो दैनिक प्रशासन है वो अंग्रेज देखते थे। सिंधु नदी के बाएं तट पर जितनी भी टेरिटरी थी वो महाराजा के अंदर ही थी, और उसको गिलगिट वजारत का हिस्सा माना जाता था। और जो महाराजा की जो सेना थी, उसका एक टुकड़ी जो थी, बाएं तट पर एक जगह है बुंजी, वहां पे एक किला था जहां पे कि महाराजा की सेना की एक टुकड़ी तैनात रहती थी। इन सब इलाकों के अलावा महाराजा का एक एनक्लेव भी था जो तिब्बत के अंदर था, जो चारों तरफ से तिब्बत से घिरा हुआ था। मिंसर नाम की जगह है जो एनक्लेव कहलाता था, और इसका जो कर था महाराजा के पास आता, और ये 1950 तक हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड डिटेल्स है कि वहां से जो कर आता था वो हमारे पास आता था। 1950 तक मैं बोल रहा हूँ, भारत की स्वतंत्रता के बहुत बाद। जो लद्दाख और बल्तिस्तान है, ये महाराजा की जो वजारत होती थी, जो छोटी छोटी दूरगामी इलाके थे, वहां पे एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता था, वजीर वजारत, और वजारत होती थी। और लद्दाख और जो बल्तिस्तान है ये एक वजारत का हिस्सा था, और जो इनके वजीर होते थे वो लेह, कारगिल और स्कार्दू तीनों जगह पे एक एक करके जाते थे। 1947 में स्टेट आर्मी में 10 इन्फेंट्री बटालियंस थी। ये उनकी सेना की पूरी कुल जमा टोटल स्ट्रेंथ थी। 10 बटालियन इन्फेंट्री थी, पैदल सेना थी, जो महाराजा के पास थी। इसमें 6 बटालियन जो है शुद्ध हिंदू सिख्स की थी, 4 बटालियंस मिक्स्ड थी, जिसमें 2 कंपनीज मुस्लिम ट्रूप्स की थी और 2 कंपनीज नॉन मुस्लिम ट्रूप्स की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इन 4 बटालियंस में से 2 बटालियंस को महाराजा ने, जैसे कि सारे शासकों ने ब्रिटिश इंडिया के भेजा था, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा। ये 2 बटालियंस यहाँ से गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जब ये वापस आई तो इनमें से कई मुस्लिम अधिकारी जो थे वो मिस्टर जिन्ना से बॉम्बे में मिले, जो उस समय वहां पे होता था। और इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा कि हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ले जाएंगे।
जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हमें छोड़ना है भारत, तो उन्होंने, जैसा कि आपको मालूम है, राष्ट्र प्रिंसली स्टेट्स को दो ही ऑप्शन दिए, या तो भारत को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को। क्योंकि कई लोग बोलते हैं स्वतंत्र ये वो, ऐसा कोई ऑप्शन किसी भी शासक को नहीं दिया गया। उस जमाने में जो कांग्रेस सरकार की पॉलिसीज थी, वो उन्होंने कहा कि भाई लोगों की विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग का यह कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट वुड अमाउंट टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो जब आजादी के बाद महाराजा निर्णय ले रहे थे, तो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मांगा था दोनों ही सरकारों से। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था कि हमने 1 अगस्त 1947 में यह निर्णय ले लिया कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बिना एक्सेशन के हम किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है 12 अगस्त 1947 को मांग लिया। हालांकि भारत ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं माना, लेकिन जितने भी एग्जिस्टिंग व्यवस्थाएं थी, जो भी व्यवस्थाएं चल रही थी, वो चलती रही और किसी को रोका नहीं गया। जो भी व्यवस्था चल रही थी भारत की ओर से, वो चलती रही। 12 अगस्त को महाराजा ने, जो उस समय के उनके प्रधानमंत्री थे आरसी काक, उनको हटाया और पंजाब हाई कोर्ट के मेहर जस्टिस मेहरचंद महाजन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और इसके बाद जो है ट्राइबल रेड हुई, और क्या हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा। ये देखिए, सबसे पहली चीज ये समझनी चाहिए कि जो सबसे पहला विद्रोह हुआ वो मीरपुर मुजफ्फराबाद में नहीं हुआ, सबसे पहला विद्रोह पुंछ में। और जो पुंछ में विद्रोह हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि एक बड़ी संख्या में पुंछ के लोग सेना में थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भारत की सेना की संख्या थी, वो आज की भारत की सशस्त्र सेनाओं की संख्या से करीब दुगनी थी। और जबकि आप समझ सकते हैं कि आज हमारी जनसंख्या उस समय से कम मेरे ख्याल से अगर कुछ नहीं है तो 7-8 गुना, या बल्कि और भी ज्यादा हो सकती है, 10 गुना भी हो सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय हमारी कितनी बड़ी संख्या में सेना थी द्वितीय विश्व युद्ध के। इसमें पुंछ के काफी बड़ी संख्या में लोग सेना में थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो एक बड़ी संख्या में रिट्रेंचमेंट हुआ कि भाई जो लोग सेना में थे उनको सेना से निकाल दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी सेना की अब आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि युद्ध के समय जितने लोगों को आप सेना में रखते हो, उतने लोगों को शांति के समय में, पीस के टाइम में आप उनको ना तो सैलरी दे पाते हो, या आपको जो रीबिल्डिंग का काम करना है उसके लिए आपको रिसोर्सेज की कमी होती है। तो एक बड़ी संख्या में पुंछ के जो लोग थे वो वापस पुंछ आए। अब ये लोग पुंछ आए और उसी समय पुंछ में अकाल पड़ा, तो इन लोगों के अंदर एक रोष था कि अकाल है, ये चाहते थे कर्क समाप्त हो जाए, और इन लोगों ने एक वहां पे विद्रोह करना शुरू किया। और इनके बीच में जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स थे, वो लोगों ने कोशिश की कि इनको किसी तरीके से बंद लाया जाए। लेकिन अगर आप देखोगे कि उस टाइम के जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो ये दिखलाते हैं कि रेबेलियन का मेन कारण जो था आर्थिक था, कि लोगों को कर माफी चाहिए थी, ये होना था। और इसको पाकिस्तानियों ने कोशिश की दिखाने की कि ये पाकिस्तान के फेवर में एक रेबेलियन थी। और जब पुंछ में लड़ाई चल रही थी, तब पाकिस्तान ने क्या किया, जिसने कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मान लिया था, उसके बावजूद उन्होंने जो सप्लाईज आती थी वो रोकनी शुरू कर दी। और यह हमें समझना चाहिए कि सन 47 तक जो जम्मू कश्मीर की जो सप्लाई लाइंस थी वो पाकिस्तान के माध्यम से थी। अगर आपको मालूम हो कि आप सबको भी शायद याद हो, जो मेरे जैसी उम्र के लोग हैं, कि पुराने जमाने में पठानकोट में भी ट्रेन नहीं जाती थी। पठानकोट में भी ट्रेन लाइन बाद में गई है, जम्मू तो और आगे की बात है, वहां रेलवे लाइन इधर से नहीं जाती थी। जम्मू शहर में जो रेलवे लाइन थी वो सियालकोट से थी। जो कश्मीर वैली में जो मेन एक्सेस था वो उरी और आगे से मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिंडी की तरफ से आता था, वो मेन एक्सेस लाइन। कश्मीर की एंट्री वहां से होती थी। कश्मीर घाटी की जो एंट्री थी वो उरी से मानी जाती थी। उरी से जब वो आते थे, हालांकि उसके उस पार भी महाराजा का वो था, राज्य था, लेकिन जो कश्मीर घाटी जो मेन है उसकी एंट्रेंस उरी से ऐसा माना जाता था। तो जो कनेक्शन था ये था, जो सारी एसेंशियल सामग्रियां आती थी वो अधिकतर जो है पाकिस्तान से ही आती थी। नमक, पेट्रोलियम, जो 2-4 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सॉल्ट हो गया, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स हो गया, जो POL होता है,
तो ये सारी चीजें इन्होंने रोकनी शुरू कर दी। जब महाराजा ने कंप्लेन की तो इनका कहना था कि नहीं, वहां पे दंगे हो रहे हैं और इस कारण हमारे जो मुस्लिम ट्रक ड्राइवर्स हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक्सक्यूज दिया गया। और इस वक्त जबकि ये चल रहा था और ये पुंछ में रेबेलियन चल रहा था, तो महाराजा की जो अधिकतर सेना थी वो जम्मू क्षेत्र में डिप्लॉय थी, क्योंकि रेबेलियन कहाँ था? पुंछ में था। तो कहाँ थी अधिकतर सेना? पुंछ में, भिंबर में, मीरपुर में, मंगला में, कोटली में, इस जगह पे थी। खुर्शीद अनवर एक कमांडर था मुस्लिम लीग का। वैसे तो एक जमाने में वो आईएनए में थे। ये भी आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि काफी आईएनए के लोग जब आईएनए से आ गए, और जो मुस्लिम्स थे और इस इलाके के थे, उन्होंने काफी लोगों ने ये मुस्लिम लीग का, क्योंकि शायद एक तो ट्रेंड थे, जो भी था कारण था, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन काफी बड़ी संख्या में लोग जो है इसके साथ रहे। तो खुर्शीद अनवर जो थे, उन्होंने जो है कबाइलियों को इकट्ठा करना शुरू किया, जो सबसे पहले किया। और विशेषकर जो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसे उस टाइम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, फाटा से, और इन्होंने कहा हमें जिहाद लॉन्च करना है। जिहाद क्यों? क्योंकि नॉन मुस्लिम सरकार है यहाँ पे और गैर मुसलमानों पे हमला करना है। और इन्होंने हमला करना शुरू किया रात को 21-22 की रात को। दुर्भाग्य की जो चीज थी वो ये थी कि महाराजा की जो फौज के जो मुस्लिम सोल्जर्स थे और काफी थे, उनमें काफी बड़ी संख्या में उन लोगों ने इन ट्राइबल्स को ज्वाइन कर लिया, और धोखे से महाराजा की जो फौज के अन्य जो सिपाही थे, उनमें से काफी बड़े लोगों का नरसंहार रात में ही हो गया। उनको बिना जानते हुए उनके जो साथी थे उन्होंने काफी किया। इस पे ज्यादा बात की नहीं जाती, क्योंकि ये एक समय में समझा गया कि इस पे बात करना शायद उचित नहीं है। पर हकीकत ये है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हमारी सेनाओं का शुरू में, वो उसी रात को हुआ जिस रात को इन्होंने क्रॉस ओवर कर दिया, जिस रात को इन्होंने सोचा कि हम उस साइड चले जाएंगे। और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई कि मुजफ्फराबाद, उरी, बारामूला बड़ी जल्दी कैप्चर हुए। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ये मैंने कुछ नक्शे रखे हैं, हो सकता है थोड़े गलत हों, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से महाराजा जो रेडर्स का मूवमेंट हुआ, और इसको आपको समझना चाहिए कैसी है। ये 22 से लेके 26 अक्टूबर के बीच में जो स्थिति है वो ये है। आप देख सकते हैं बारामूला तक पहुंच गए थे लोग, और राजौरी, झंगर, छम, ये सब काफी हद तक कैप्चर हो चुके थे। फिर 27 अक्टूबर से 17 नवंबर, जिसमें कि आपने देखा गिलगित में रिबेलियन हुई। यहाँ पे बारामूला से ये लोग श्रीनगर तक पहुंचे, और फिर बैटल ऑफ शलतंग हुआ, जिसके बाद कि इनको पुश कर दिया गया और ये उरी तक वापस चले गए। यहां ये समझना चाहिए कि नवंबर के मध्य तक हमने कश्मीर वैली से रेडर्स को निकाल दिया, पर जम्मू क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। भिंबर, कोटली, रजौरी, मीरपुर, देववातला, ऑल वर डिफेंडेड एंड फेल वन बाय वन। ये सारी जगह जो हैं एक के बाद एक गिरती चली गई। कई जगह पे बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। जो गैर मुस्लिम लोग थे वहां पे उनके साथ काफी नृशंस कार्य हुए, हत्याएं हुई, रेप्स हुए, इस तरीके से हुए। पुंछ करीब 1 साल तक चारों तरफ से कटा रहा, और पुंछ को जो पहला रिलीफ हुआ, ये 1 साल तो खैर पूरा पीरियड है, पर हकीकत ये है कि पुंछ को नवंबर के मिड में उरी से जाके लिंकअप किया गया पहली बार। ब्रिगेडियर एलपी सेन की जो सेना थी जो उरी तक गई थी, उसको बोला कि अभी तुम मुजफ्फराबाद जाने की बजाय तुम पहले पुंछ जाओ, और उरी से जाके इन्होंने हाजी पीर के रास्ते जाके पुंछ को लिंकअप किया, क्योंकि हमारी सेनाएं उस टाइम तक राजौरी तक भी नहीं पहुंच पाई थी जो जम्मू से बढ़ रही थी। उसके कई कारण थे। एक तो उनकी संख्या वहां पे काफी प्रबल थी, हमारी उस टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस तरीके का नहीं था कि हम आगे आसानी से बढ़ पा रहे थे, और हमें समस्या हो रही थी वहां।
पुंछ को लिंकअप करने के बाद फिर आर्मी को बोला गया आगे तो आगे बढ़नी पड़ी। राजौरी को हमने 12 अप्रैल 1948 में कैप्चर किया। अब आप समझ सकते हैं कितना समय लगा उसके बाद हमें राजौरी को कैप्चर करने के लिए, और जबकि राजौरी 7 नवंबर 47 को इन्होंने कब्जे में ले लिया था। तो आप समझ सकते हैं 5 महीने से ज्यादा ये जो है शहर जो था विदेशी आक्रांताओं के आधिपत्य में रहा, और इसी कारण जो है आपने देखा राजौरी में कई नृशंसताएं हुई, वहां पे कुएं में लोगों ने कूद कर जान दे दी, अन्य चीजें हुई, काफी चीजें हुई इस तरीके की आपने समय समय पर देखी। इवेंचुअली जो है पुंछ गैरिसन से जो हमारा कनेक्शन बना वो 20 नवंबर 1948 में बना, और उसके बाद जो सीज फायर था वो जनवरी 49 में आ गया। ये कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप देखना चाहें तो कब हमारा लिंकअप हुआ, उरी से कहाँ हुआ, क्या हुआ। 18 नवंबर को जो है उरी से ये लोग जाके इन्होंने पुंछ को लिंकअप किया था, अगर आप देखें, और उसके बाद जो है क्या स्थिति हुई। कोटली तक हमारी सेना गई और वापस आ गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, और उसके बाद आप देख रहे हैं कई जगह पे जो है ये हमले चलते रहे। अगर आप देखेंगे एक समय ऐसा था कि स्कार्दू वगैरह भी गिर गया था, कारगिल से आगे और ये पहुंच रहे थे, वहां से भी बैक होना शुरू हुआ इनका धीरे धीरे। दुर्भाग्य से हम स्कार्दू को नहीं लिंकअप कर पाए। स्कार्दू शहर जो आप देख रहे हैं वहां पे एक सेना की टुकड़ी रही और वो काफी समय तक रही। ये देखिए, ये जो है इनका नॉर्दर्न जो ऑफेंसिव था ये बहुत आगे तक आ गया था। कारगिल, खालसे, ये द्रास, ये सब रेडर्स ने कैप्चर कर लिया था, और ये लेह के बिल्कुल बाहर आने वाला। हालांकि स्कार्दू शहर जो था उसमें सेना की टुकड़ी थी और वो वहां पे टिकी रही करीब 14 अगस्त 1948 तक, जब उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा। और उसके बाद ये स्थिति है जो आप देख सकते हैं। तो ये फाइनल स्थिति, जिसके बाद हमने जो कुछ किया जा सकता था वो हमने किया, पुंछ को क्लियर किया, और उसके बाद तो जो स्थिति आज है पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर की, ये अधिकांशतः वो एरिया है जो 1947 में जहां जब सीज फायर हुआ तो स्थिति थी। ऐसा नहीं है कि ये वही चल रहा है, क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद शिमला एग्रीमेंट में हालांकि हमने शेष भारत में जो टेरिटरी ऑक्यूपाई की थी वो वापस की, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो हमने ऑक्यूपाई किया 1971 में वो आज हमारे पास है, जिसमें करीब 800 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो गिलगित बल्तिस्तान का था। जो अगर आप लोग गए हो लद्दाख में तो आप देखेंगे, अगर तुर्तुक त्यागशे वगैरह जो है, गोगदान वगैरह, ये सब 1971 तक पाकिस्तान के कब्जे में थी और आज हमारे पास। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया। अब हम आते हैं इस मीरपुर मुजफ्फराबाद या जो POJK जो क्षेत्र है उसका ये नक्शा है जो आप देख रहे हैं। भौगोलिक रूप से 5 मिनट और 5-10 मिनट कितना है रंजन जी, कितना समय और? ठीक है, क्योंकि प्रश्नोत्तर ज्यादा जरूरी है तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट और ले लूंगा। तो ये है आप जो देख सकते हैं, इनके यहाँ जो है, जो आज प्रशासनिक रूप से है, इसको 3 डिविजन्स में बांटा गया है। और जो इसका इलाका है वो मीरपुर जिला है जम्मू का, पुंछ जिले का अधिकांश हिस्सा है, और जैसा कि वो 47 से पहले निकलता था, मतलब 47 से पहले जो अगर आपको मालूम हो तो एक जम्मू जिला होता था। ये सारा हिस्सा जो है अधिकतर नीचे का जम्मू जिले का हिस्सा था, ऊपर का जो इलाका था वो पुंछ का था। इसको जैसे मैंने कहा कि एक स्वतंत्रता का स्वांग रचा हुआ है। इसका एक प्रधानमंत्री होता है जिसे वजीर वो कहते हैं, एक सदर होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इनकी जो असेंबली है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, 45 लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं यहां से, इस क्षेत्र से। इसके अलावा 8 लोग जो हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। वो कैसे होते हैं? पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 6 सीटें इनकी असेंबली में उन लोगों के लिए है जो अनंतनाग, बारामूला या मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में के से रिफ्यूजीज हैं, जो वहां से निकले हुए हैं।
जो ये जो जिले मैं बोल रहा हूँ, ये 14 अगस्त 1947 को जो जिले थे, मतलब जो महाराजा के शासन में जो 3 जिले थे, इसमें पूरा कश्मीर वैली करीब करीब पूरी आ जाती है। तो इन 3 जिलों के जो बाशिंदे थे, जो पाकिस्तान में कहीं पे भी रह रहे हैं, उनके लिए 6 सीटें रिजर्व है। तो आप देखेंगे कि जो कश्मीरीज जो कराची में रह रहे हैं, उनके लिए 1 सीट हो सकती है या 2 सीट हो सकती है। पंजाब में रह रहे हैं, उसके लिए 1 सीट है। सिंध में रह रहे हैं, इस तरीके से इनके अलग इलेक्शंस होते हैं। ये एक्सपेट्रिएट्स के लिए होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जब हम बात करते हैं कश्मीरी पंडित भाई बहनों की, तो उनके लिए भी इस तरीके की व्यवस्था करने की सोची जा सकती है। और उसी तरीके से 6 सीट्स जो हैं उन माइग्रेंट्स के लिए हैं जो जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, पुंछ और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, या मंगला बांध के कारण उनको विस्थापित होना पड़ा यहाँ से। तो ये मैंने कहा 6 सीट जम्मू के लोगों के लिए, 6 सीट कश्मीर के लोगों के लिए है। इसके अलावा 8 इनडायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं, 5 महिलाओं के लिए, 1 उलेमा के लिए, 1 विदेश में रहने वालों के लिए और 1 टेक्नोक्रेट्स के लिए। इस इलाके की अपनी अलग न्यायपालिका है, एक सुप्रीम कोर्ट है। एक 13th अमेंडमेंट आया जिसने इस्लामाबाद का और ज्यादा कंट्रोल इसके ऊपर कर दिया। मैंने कहा भले ही वैसे कहते तो आजाद हैं, लेकिन आजाद नहीं है। अब तो स्थिति यह है कि जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो लेना होता है वो पाकिस्तान की हुकूमत लेती है और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसको जैसे मैंने कहा, ये लोग आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान से। दुर्भाग्य से भारत के पास इसके लिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी पहले। हम इसीलिए जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने इसको मीरपुर मुजफ्फराबाद कहना शुरू किया था। अब रीस्ट्रक्चरिंग के बाद बड़ा साफ हो गया है, पाक प्रांत जम्मू कश्मीर और POJK POTL हो गया है, तो सब कुछ ठीक हो गया है। 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है, जैसे मैंने कहा, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर। मुजफ्फराबाद डिवीजन जो है उसमें मुजफ्फराबाद, हट्टियान और नीलम जिले हैं। नीलम वैली जो है कश्मीर की, बाकी सब तो जम्मू का इलाका है। और जो पुंछ डिवीजन है उसमें बाग, पुंछ, हवेली और सुधनौती जिले हैं। कोई बोलेगा पुंछ तो हमारे यहाँ है, लेकिन जिले का नाम पुंछ ही है जो उनके यहाँ है, वहां पे भी उसका नाम वो पुंछ जिला ही कहते हैं। और मीरपुर डिवीजन में मीरपुर, कोटली और भिंबर जिला है। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तानी लोग कानूनन इसके नागरिक नहीं बन सकते। ये मंगला डैम है जिसमें मीरपुर शहर जलमग्न हो गया, काफी होता है। मैंने कहा था मैं थोड़ा इसके बारे में 2 मिनट लेना चाहता हूं। तो इसको ये समझना चाहिए कि जब मीरपुर शहर जलमग्न हुआ उसका क्या असर हुआ। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो पानी के जो जहाज चलते थे अधिकतर, वो अधिकतर स्टीमर्स होते थे, जिनमें स्टीम बनती थी और स्टीम प्रोपल्शन से चलते थे। और स्टीमर्स क्या होते थे शुरू में, आजकल तो कोई स्टीमर्स वैसा नहीं होता, पर शुरू में सारे स्टीमर्स कोयले से चलते थे। तो जो तो बॉयलर था उसको फायर करने के लिए कोयला डाला जाता था। जैसे भाप का इंजन, अगर आपने देखा हो, पुराना भाप का इंजन होता था तो कोयला डलता रहता था, उसमें स्टीम बनती थी और स्टीम से वो इंजन चलता है। तो स्टीम बनाने के लिए जो कोयला डाला जाता था, कोयला डालने वाले आदमी को एक स्टोकर कहते थे। इन शिप्स में एक स्टोकर्स होते थे। और ये स्टोकर्स का काम जो है, उस जमाने में क्या है कि हिंदू समाज में काफी हद तक समुद्र पार जाना वर्जित था। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नहीं जाते थे, लेकिन एक काफी बड़े लोगों को लगता था कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर तुम समुद्र पार चले जाओगे। तो अधिकांश जो स्टोकर्स होते थे वो मुस्लिम्स होते थे। और चूंकि ये लो पेड काम था और काफी मैनुअल काम था, तो भारतीय उपमहाद्वीप से काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग होते थे। तो मीरपुर के एक बड़ी संख्या में लोग जो थे स्टोकर्स का काम करते थे। सबसे ज्यादा जो स्टोकर्स थे उस जमाने में स्टीम शिप्स में, वो मीरपुर के लोग होते थे। ये लोग स्टोकर्स का काम करते थे। तो ये लोग काफी दुनिया घूम चुके थे। और क्या था, इनमें से कई लोग जो है इंग्लैंड में जाके सेटल भी हो गए थे। जब आप दुनिया घूमते हो तो धीरे धीरे आप सीख जाते हो, बेहतर जगह चले जाते हो, कभी कभी लगता है कहीं दूसरी जगह चले जाओ। तो जब ये मंगला बांध बना तो क्या हुआ कि ओल्ड मीरपुर सिटी डूब गया। तो लोगों को कंपनसेशन मिला और उनके लिए एक नया मीरपुर सिटी बसाया गया। अब क्या हुआ कि जो पुरानी तुम्हारी जमीन भी चली गई, तो जो इमोशनल बॉन्डिंग थी वो भी खत्म हो गई। आपके रिश्तेदार पहले यूके में रहते थे, तो एक बड़ी संख्या में मीरपुर के जो लोग थे ये कंपनसेशन ले लेके यूके जाके बस गए। और आज एक बहुत बड़ी संख्या में जो डायस्पोरा है यूके में, वो मीरपुरियों का है। और इसीलिए आप देखोगे कि वो जो क्या नाम है उनका, लॉर्ड, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, लॉर्ड नजीर, वो जो है, ये लोग मीरपुरी हैं। तो एक बड़ी संख्या में जो आप भारत विरोधी प्रदर्शन आप कई बार देखते हो यूके में, उसके पीछे ये मीरपुरी डायस्पोरा जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो ये मैंने इसीलिए कहा, मैं को बताना चाह रहा था, क्योंकि नए मीरपुर शहर में जाने का उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। जो उनका पुराना घर, खेत, खलिहान था वो तो जलमग्न हो गया, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर हम दूसरी जगह चले जाएंगे। मीरपुर मुजफ्फराबाद क्या है, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, कैसी जगह है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे भी ट्रैकिंग का इलाका है, नंगा पर्वत के साउथ की साइड का है ये इलाका। ये बहुत बड़ा बेंड है रिवर में, अगर आप देखें मुजफ्फराबाद यहीं पे है। यहाँ के जो लोग हैं ये कश्मीरी भाषा बहुत ही कम लोग बोलते हैं, करीब 5% से भी कम जनसंख्या ऐसी है जो यहाँ पे कश्मीरी बोलती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो पहाड़ी पोटवारी ग्रुप की भाषाएं हैं, जैसे मीरपुर पहाड़ी पोटवारी। हिंद को बोलते हैं, गुर्जरी, अगर सिंगल लैंग्वेज देखो तो गुर्जरी सबसे ज्यादा बोली जाती है, और ये गुर्जरी वैसी है जैसे हमारे यहाँ गुर्जर समाज जो है बोलता है। कश्मीरी जैसे मैंने कहा बहुत कम संख्या में। नीलम घाटी में उत्तर की ओर शीना भाषी लोग हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में भी बोली जाती है, वहां पे शीना बोली जाती है। कुछ गांव में पश्तो और हिंदको, ये दोनों खैबर पख्तूनख्वा की भाषाएं हैं। हिंदको जो मंशेरा, एबटाबाद वगैरह में बोली जाती है, पश्तो जो आगे पेशावर घाटी में बोली जाती है। चूंकि काफी बड़ी संख्या में लोग इधर से आ गए हैं और यहाँ पे एक गांव है जहाँ कुंदल शाही भाषा बोली जाती है। ये एक बड़ी यूनिक भाषा है, और जो लिंग्विस्टिक्स के विद्यार्थी होते हैं उसको काफी पढ़ते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें कुंदल शाही एक भाषा भी है, गांव भी है, ये यूनिक भाषा है, एक ही गांव है, एक भाषा बोली जाती है। गरीबी का आलम आज भी ये है कि अगर आप देखें तो बच्चे आज भी बर्फ में खुले में पढ़ रही हैं लड़कियां, ये स्कूल के हालात हैं। अर्थव्यवस्था यही है। जैसे मैंने कहा, सांस्कृतिक रूप से ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे हमारे काफी मंदिर, गुरुद्वारे, काफी चीजें थी। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए रही वो शारदा पीठ था। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा पीठ था, बहुत बड़ा विद्यालय था, बहुत बड़ा पीठ था। अगर आप देखें जितने भी विदेशी विजिटर्स आए हैं उस टाइम पे, चाहे आप वेंसांग देख लें या इब्न बतूता देख लें, सबने शारदा की बात की है। और ये तो आपको मालूम ही है कि आदि शंकराचार्य को जगत गुरु का जो खिताब था वो जब ही मिला जब शारदा पीठ के जो पंडित थे उन लोगों ने उसको माना कि हाँ आप आदि गुरु हैं। उन्होंने जब उनका इस तरीके से वो किया तो उसके बाद यहाँ की जो शासन व्यवस्था है 47 से ही ऐसा रहा है कि एक 1949 में कराची एग्रीमेंट किया, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक एक पार्टी थी उसने किया। और उसके बाद काफी समय तक यहाँ पे जो था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो नेता होता था वो यहाँ का प्रेसिडेंट होता था, किसी इलेक्शन से नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था वो इसका होता था। 1964 में जब अयूब खान ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लाई तो यहाँ पे भी पार्टीलेस डेमोक्रेसी हो गई। तो आजादी का ये आलम है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो आजादी वहां थी वो ऐसे ही होता है। जब याया खान ने कुछ मार्शल लॉ लगाया तो फिर यहाँ पे भी मार्शल लॉ लगा दिया गया। जब वहां पे कुछ परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे भी परिवर्तन हुआ। कुछ बार तो ऐसा हुआ कि जो राष्ट्रपति था, आज तक राष्ट्रपति था, कल जेल के अंदर था। तो जब पाकिस्तान की फौज का दिल करा तो सीधे राष्ट्रपति भवन से जो उनका जो प्रेसिडेंशियल हाउस था वहां से सीधे उसको जेल के अंदर ले जाया गया। तो ऐसा हमेशा होता रहा है। अभी जो उपद्रव हो रहे हैं इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि एक राजनीतिक अव्यवस्था भी है। 2021 में यहाँ चुनाव हुए थे जैसे मैंने कहा, और इन चुनावों में जो उस टाइम की रूलिंग पार्टी थी पीटीआई, वो काफी बड़ी संख्या में विजयी हुई थी। उसके यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे उनको पिछले कुछ सालों में हटा दिया गया। इन लोगों ने पहले डिफेक्शन किया, ये किया और उसके बाद हटा दिया गया। तो अभी भी जो यहाँ पे हुकूमत है उसको जनता का समर्थन तो नहीं है। और मैंने कहा यहाँ पे जो भी कोई चीज लोगों को शासन के खिलाफ होती है, चूंकि वो पाकिस्तान के आधिपत्य से आक्रांत होने से जो ऑक्यूपेशन से कष्ट है उनको, वो इसमें मैनिफेस्ट होती है। और आप देखेंगे कुछ भी मौका मिलता है तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उपद्रव के लिए आते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोगों को इस क्षेत्र से और यहाँ की समस्याओं से थोड़ा अवगत कराऊं, क्योंकि मेरा हमेशा से यह मानना है कि किसी भी राष्ट्र अपने किसी भी क्षेत्र को जब तक नहीं खोता है
जब उस पर किसी विदेशी शक्ति का हाथ आधिपत्य हो जाता है। पर अगर हम उसे अपने मानस पटल से खो दें तो हम वाकई में उसे खो सकते हैं। तो चूंकि हम उसे मानस पटल से ना खोएं, इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते रहें और अपने आप को उसके बारे में पूरी तरह से जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के क्षेत्रफल के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में हम प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद। अब कोई अगर प्रश्न हो आपसे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उत्तर देने की चेष्टा। शायद समय थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन फिर भी आधा घंटा है मेरे हिसाब से, 6 बजे तक का समय मुझे। जी बोलिए प्रफुल्ल जी। एक तो कश्मीरी पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में आपने बात की आजाद जम्मू कश्मीर की, उनके बोलने में लेकिन शायद वो कश्मीर को ही एम्फसाइज करते हैं, मतलब वो आजाद कश्मीर ही कहते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या है, तो इस पर मुझे एक बार क्लैरिफिकेशन। दूसरा, पहली बार ऐसा मुझे ध्यान में आया इस बार की जो एजिटेशन हुआ उसमें कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर अलग अलग स्थानों पर इसके लिए कमिटीज फॉर्म हुई, तो उनका नेचर क्या था? Were they affiliated to some political parties or some leaders who were, या जैसे हमने पीछे कुछ जगह पर जहां पे रेजिम चेंज के एक्सरसाइजेस हुए हैं, या फिर अपने यहाँ पे फार्मर्स एजुकेशन ये फेसलेस रखने का प्रयास हुआ, हाउ फार इंटरनेशनल एक्टर्स आर इन्वॉल्व इन दिस। तीसरा, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री का जो आपने पोर्शन बताया उसमें हमेशा से ये डाउट रहा है, लेकिन आज आपने यूज किया इसलिए मुझे लगा कि ये पूछ लेना चाहिए। हाउ फार द रेडर्स फ्रॉम पाकिस्तानी साइड वेयर ट्राइबल्स? पीछे से शुरू करता हूं। जो पाकिस्तानी से साइड से लोग थे उसमें काफी बड़ी संख्या में ट्राइबल्स थे। काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो डिमोबिलाइज्ड सोल्जर्स थे। काफी बड़ी संख्या में आईएनए के फॉर्मर वो भी थे। लीडरशिप पाकिस्तान आर्मी के पास थी शुरू के दौर में। तो जो शुरू में जो हमले हुए और जब तक ये शालतंग तक आए, तब तक मेजॉरिटी जो थी वो रेडर्स की थी। रेडर्स थे, उसमें आईएनए के सोल्जर्स भी थे, ये भी समझ लीजिए अच्छी बड़ी संख्या में। उनको आर्म्स पाकिस्तान आर्मी ने प्रोवाइड किए। रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स जब तक नहीं थे। जब हम उरी तक पहुंचे या उसके बाद पुंछ में गए, आई थिंक नवंबर तक जो पाकिस्तान आर्मी की रेगुलर यूनिट्स जो हैं इस युद्ध में आ गई थी। एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है, मैं बताऊंगा। तो ये स्थिति थी वहां पे। रेडर्स को व्हीकल्स में लाया गया था, पाकिस्तान आर्मी के व्हीकल्स में लाया गया था। लीडरशिप उनके पास पाकिस्तान आर्मी की थी, पर अधिकांश जो संख्या थी वो रेडर्स की ही थी। और इसी कारण था कि वो बारामूला में जब वो उनका लीडर उनको बोलता रहा कि चलो चलो चलो, वो लूटने ही लगे रहे। उनकी नेचर वही थी। जो भी था, उनको जिस बहाने लाया गया, जिस कारण से लाया गया, वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक बड़ी संख्या में जो थे रेडर्स थे, जो दे वर कमिंग फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा एंड पाटफाटा, वहां से लेके आया गया, नॉट वहां से लेके आया गया, इनफैक्ट बॉर्डर से लेके आया था। दे वर हेवीली आर्म्ड। सी क्या था कि अगर आप इतिहास देखें तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जितने सोल्जर्स वजीरिस्तान में थे उतने रेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आप इस लेवल से समझ लीजिए कितना मिलिटराइजेशन था वहां। चर्चिल से लेके रुडयार्ड किपलिंग से लेके चर्चिल तक सब जो है वजीरिस्तान में रहे हैं और सबने कहानियां लिखी हैं वजीरिस्तान की। और इसीलिए वो जो सिख बटालियन के जो सबको विक्टोरिया क्रॉस मिला और जिसको आज भी इतिहास में, वो इसीलिए क्योंकि इट वाज अ वेरी वेरी हेवीली मिलिटराइज्ड एरिया एंड आई थिंक ऑल ब्रिटिशर्स वर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट एक्ट ऑफ वेलर was widely acclaimed in British Parliament and by British society because most of them had been there.
सो दैट वाज द स्टेटस। सेकेंड इशू एज फार एज सोसाइटी कॉम्पोजिशन क्या है, इन्होंने कोशिश यही की है कि फेसलेस रखें। दे हैव ट्राइड टू से कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन से नहीं लेंगे। इन्होंने इनफैक्ट फंडिंग भी नहीं ली है। इनफैक्ट दे हैव ट्राइड टू कीप इट, क्योंकि इनको ये मालूम था कि जहां एक बार किया तो आर्मी इनकी मूवमेंट को डेनिग्रेट कर देगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगेन। और क्या है कि इस वक्त जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट तो पीटीआई का था ही था परोक्ष रूप से, क्योंकि जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो काफी बड़ी संख्या में थे। इवन पीपीपी के सपोर्टर्स जो थे काफी बड़ी संख्या में इसके साथ थे। और इसी कारण आपने देखा होगा कि शुरू की जो स्टेटमेंट्स आई थी वो प्रेसिडेंसी से आई थी। प्राइम मिनिस्टर ने बाद में रिएक्ट किया है। जो फर्स्ट मेजर स्टेटमेंट आई थी वो पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी से आई थी। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस बार जो मूवमेंट था वो हर नुक एंड कॉर्नर में था। मतलब पूरी टेरिटरी में ऐसा कोई इलाका नहीं था जहां पे कि ये ना हुआ। छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में, हर जगह, क्योंकि एक ऐसी चीज थी जिससे हर एक किसी को फर्क पड़ता था। अगर आप बोलो कि भाई आपकी बिजली दूसरी जगह पे बेची जा रही है और आपको महंगी दी जा रही है तो इंसान को लगता है। और ऐसे समय में जबकि उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो, आटा ऐसी चीज है जिसके स्टेपल फूड है, नहीं मिल रहा हो तो लोगों को कष्ट होता है। और वही हुआ और उसका असर देखा गया। और ऐसे में आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि ये लोग ये कर रहे हैं और उसको किया है। सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? मैं इतनी देर में भूल गया। आपका पहला प्रश्न था कुछ, ये तो दूसरा था। हाँ, द ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी इज आजाद जम्मू कश्मीर। दैट्स नॉट। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्या है कि इस क्षेत्र में इंटरनेशनल एक्टर्स का उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। सी, अनलाइक गिलगित बल्तिस्तान विच इज स्ट्रेटेजिकली फार मोर इंपॉर्टेंट, पीओटीएल जो है इज फार मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली और हर तरीके से। दिस इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को छोड़कर और भारत को छोड़कर किसी और कंट्री का इसमें क्या इंटरेस्ट? ये तो बिल्कुल ही यूजलेस एरिया है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली देखें, अगर सिवाय मंगला डैम और इसको छोड़ दें जो हमारे कंसर्न का है, हमारा क्षेत्र है इसलिए हमारा है, बट जियो स्ट्रेटेजिकली किसी के लिए क्या है भाई? आपका सी पैक वगैरह जो है सब गिलगित बल्तिस्तान से निकलता है, यहां से कुछ नहीं जाता। डेमोग्राफिकली भी ये सुन्नी मेजोरिटी एरिया है, इसमें तो कोई शियास का भी प्रॉब्लम नहीं है जो ईरान को इंटरेस्ट हो या किसी को, तो वो एरिया नहीं है उसमें वो प्रॉब्लम। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्लानिंग जो थी पूरी आर्मी की थी। हाँ, हाँ, It was Pakistan army led tribal region. Please understand. आप किसको लेके जा रहे हो, पर कंट्रोल और उसका ऑपरेशन की प्लानिंग पूरी आर्मी की थी। आर्मी वाज प्लान किया था इन्होंने। एक राइफल्स प्रोवाइड की गई हैं आर्मी के द्वारा, इन लोगों के पास, सबके पास नहीं थी, तो सबको वेपन्स प्रोवाइड किए गए हैं, सबको ट्रांसपोर्ट किया गया है। अगर आप ज्योग्राफी देखें कहाँ फाटा है और कहाँ मुजफ्फराबाद है, और उस जमाने में आसान नहीं था आना जाना, उनको कोई लेके आया, उनको लेके आया। उनकी पूरी लीडरशिप आर्मी की थी। जो इनका अकबर खान, अकबर खान की अपनी अलग कहानियां हैं। अकबर खान की आगे की आप इतिहास देखोगे ना तो उसके अपने अलग वो थे। उसने अपना नाम तारिक रखा था इस युद्ध के टाइम। तारिक कौन था मालूम है ना आपको? मालूम है जनरल तारिक कौन था? एनीवन? हम टर्मिनोलॉजी सुनते हैं पर पूछते नहीं है कौन था। अकबर खान कॉल्ड हिमसेल्फ जनरल तारिक। Who was Tariq? General Tariq was the Islamist commander who actually moved into Spain. अगर आपको मालूम है इनिशियल पीरियड में when Islam moved into Europe, it moved from Spain, और पूरा करीब करीब स्पेन और आधे से ज्यादा स्पेन इनके कब्जे में था। मूर्स कहलाते थे। तो जनरल तारिक was the commander who actually moved into Spain. So he called himself General Tariq. उसको लगा कि उसने एक नया ब्रिज हेड स्टैब्लिश किया है जहां से ये आगे बढ़ेंगे। तो ये था।
अकबर खान की आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसके बाद, तो वो अलग कहानी है। एक चीज और समझ लीजिए, उस समय जो था ना कि दोनों ही सेनाओं में जो प्रमोशंस थे वो बड़ी जल्दी हुए। ये बड़े यंग ऑफिसर्स थे जो ओवरनाइट काफी ऊपर उठ गए। सामान्य तौर पे इतनी जल्दी कोई वो नहीं बनते। अगर आप देखो अकबर खान वगैरह का, तो बाद में रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी वगैरह में भी इनका इन्वॉल्वमेंट जो हुआ वो इसी चक्कर में हुआ। इनके अपनी अलग अलग समस्याएं थी, अलग अलग वो थी, पर इसमें शक की बात नहीं कि पूरी प्लानिंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने की थी, काफी बड़ी संख्या में की थी। क्योंकि जिस समय ये युद्ध हुआ ना, उस समय पाकिस्तान की जो मेन आर्मी थी दैट वाज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी अनलाइक there were many units which were purely non-Muslim, but to the best of my knowledge there were very few units which were purely Muslims. I think there were none. That's what I have read somewhere, but I may be wrong. मैंने कहा मेरे को पूरा नहीं पता, क्योंकि even Baloch regiment, even Punjab regiment had non-Muslim troops. Please understand. So there was none. Whereas in case of Indian Army, we had lot of units which were purely Madras regiment, ये regiment, वो हमारी कई थी। तो उस समय पाकिस्तान आर्मी as a homogeneous entity did not exist. Individuals existed. तो इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल्स के साथ प्लान किया और ये किया। दे नीडेड लीडरशिप, लीडरशिप थी इनके पास और इन्होंने मोबिलाइज की। क्या किया, आईएनए के एक बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, डीमोबिलाइज सोल्जर्स थे एक बड़ी भारी संख्या में। जैसे मैंने कहा ये जो इन इलाके में थे एक बड़ी भारी संख्या में, पुंछ में यू हैड डीमोबिलाइज। जो पुंछ रिबेलियन थी, इट वाज टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट कंट्रीब्यूशन था उसमें जो था यहाँ के डीमोबिलाइज सोल्जर्स का। सी क्या है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का आप देखेंगे तो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, कुछ जॉइंट जम्मू, सॉरी मैं अभी मैंने अभी आपको बताया तो था लेकिन नाम मुझे याद नहीं आ रहा, JAAC है। क्या है कि इनकी एक डिमांड हमेशा से रही है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, और ये हमेशा से कहते हैं। हालांकि इसका सपोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में उतना नहीं, क्योंकि जैसे एक इनकी डिमांड आटे की थी, आटे की जो कीमतें हैं गिलगित बल्तिस्तान में यहां से बहुत कम है। ये भी एक इनका प्रोटेस्ट का मुद्दा था कि गिलगित बल्तिस्तान फार मोर इनएक्सेसिबल है, तो वहां पे कीमतें कम कैसे हैं और हमारे यहाँ इतनी ज्यादा क्यों है, उनको सब्सिडी मिल रही है तो हमें सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही है, ये मुद्दा था। तो वहां पे है लेकिन उतना असर नहीं है। ये रहा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये हाँ, वो भी अगेन उन्होंने अपने अलग इश्यूज उठाए थे। उस टाइम जब उनके यहाँ हो रहे थे तब यहाँ नहीं हो रहे थे। तो ये मैंने कहा ना, इश्यूज अपने अपने होते हैं, दोनों जगह पे है और दोनों जगह पे कोशिश की जा रही है कि एक साथ किया। पर उसमें क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक सेक्टेरियन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी अटेम्प्ट जो इनके साथ मिलकर करने को, तो शियास को लगता है कि शायद ये हमको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि हम इनके साथ मिलकर एक साथ काम करें। तो जो ऐसा कोई मुद्दा होता है जो उनको भी अफेक्ट करता है तो वहां के लोग तैयार हो जाते हैं, पर ऐसा कम हो पाता है। कोई प्रश्न नहीं? हाँ जी प्लीज। और वो कहीं न कहीं उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छा एक रिलेशन रहा है रिसेंट पास्ट। तो कट्टरपंथियों का इस आंदोलन में किस तरह से शुरू हुआ?
देखिए, जितनी अभी तक मुझे जानकारी है इसमें कट्टरपंथी नहीं है जहां तक है। जैसे कि आपने कहा ना, क्योंकि ये जो मूवमेंट है हालांकि ओपनली नहीं कह रहा पर काफी हद तक स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। इन्होंने काफी जगह नारेबाजी हुई है जो आर्मी और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, और इसी कारण जो है जो रिएक्शन है वो भी काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर आपको बताया मैंने, रेंजर्स का जब कॉन्वॉय था तो काफी बड़ा कॉन्वॉय था, 76 ट्रक्स थे और पता नहीं कितने व्हीकल्स थे। उन पे जब स्टोन पेल्टिंग हुई है, वो जब भी ओपन एरिया में आए हैं उन पे स्टोन पेल्टिंग हुई है। टनल के अंदर थे, टनल से बाहर निकले, स्टोन पेल्टिंग हुई, और उसी के बाद और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है वो ये तो दर्शा रहा है कि जो लोग हैं ये कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए नहीं है। क्योंकि कट्टरपंथी संगठनों की, जैसे आपने कही, काफी हद तक स्पेशली MI वगैरह के साथ और ISI के साथ इनकी काफी जोड़ तोड़ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनमें आपस में डिफरेंसेस नहीं है, आज की तारीख में उसमें भी अलग अलग है कि जैश किसके साथ है और लश्कर-ए-तोयबा किसके साथ है, उसमें भी अलग अलग वो है, एक साथ में है एक खिलाफ है। लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी है, मैंने कहा क्योंकि इस जानकारी के आने में भी समय लगता है, जो आपको मिल रही है वो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन ही है। जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें मुझे कोई ओवर्ट रेडिकल नहीं दिखा या रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर नहीं दिखा। इन्होंने अपने मूवमेंट को जहां तक हो सके अपॉलिटिकल रखने की कोशिश की है, दिखाने की। जी, उनका डिस्कशन कई बार करेंगे। मेरे ख्याल से आज का विषय तो वो नहीं था, पर जैसा कि आप जानते हैं कि लोग विस्थापित हुए हैं, 47 में हुए, 71 में विस्थापित हुए, कई बार विस्थापित हुए, उनके अलग अलग मुद्दे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा 71 के बाद जिस क्षेत्र पे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया वो उनके पास रहे, जो हमने ऑक्यूपाई किया वो हमारे पास रहे। तो हमने 804 वर्ग किलोमीटर गिलगित बल्तिस्तान का लिया, तो उन्होंने भी छम्ब का कुछ इलाका लिया जहाँ पे एक जनसंख्या रहती थी। तो छम्ब के विस्थापित भी हैं, 47-48 के विस्थापित भी हैं। चूंकि ये क्षेत्र हमारा है, इनकी समस्याएं पेक्यूलियर थी, हमने कहा ये तो हमारी टेरिटरी है, तो हम आपको, इस कारण लोगों को कई बार वो हक जो कि उनको मिलने चाहिए थे या जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे उनको जो मिले वो उनको नहीं दिए गए, और इसकी कई समस्याएं हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग थे जो सियालकोट वगैरह से जम्मू आ गए थे, तो वो POK के नहीं थे, वो पाकिस्तानी डिस्प्लेस थे। उनके पास पहले ये स्थिति थी कि वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट डाल सकते थे, असेंबली में नहीं डाल सकते थे। तो इस तरीके की कई एनॉमलीज हैं, तो जिसके बारे में तो JK80 समय समय पर अपने विचार प्रकट करता ही रहा है। पर आज जो मुझे दिया गया था वो यही था कि POJK का जो वर्तमान घटना चक्र है, यशराज जी जब भी आएंगे तो हम अकेले बात करेंगे, आपसे सुनेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं। हमारी जो अगली हिंदी की पुस्तक आ रही है उसमें है एक चैप्टर, हमने उसमें हिंदी की पुस्तक में आपके विस्थापितों के लिए भी डाला है, और आपका जो ये विस्थापितों के प्रति प्रेम है इसको हम ध्यान में रखते हैं आपसे। और सामान्य मुद्दे दोनों के सामान्य हैं, तो क्यों ना हम दोनों को सिमिलर देखें, दोनों को देखें कि एक ही तरीके से चल रहा है, जिसको ये बिल्कुल सही बात है, और मेरा ये मानना है कि दोनों ही जगह पे जो रूट कॉज है वो ये है पाकिस्तान का जो कब्जा है, इसके कारण जो लोगों की वो है। अंडरलाइंग रीजंस उसके बाद अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सांस्कृतिक जो उनकी विरासत है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज है। वो लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को विशेषकर बल्तिस्तान में काफी वैल्यू करते हैं। जैसे उन्होंने आविष्कार 2 में जो तिब्बतन भाषा स्क्रिप्ट लाने की कोशिश की, वो एक सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की चेष्टा है। कारण दोनों का यही है कि पाकिस्तान के अधिक्रांत होने के बाद उनकी जो ये समस्याएं हैं, लेकिन जो अन्य कारण है वो कई बार अलग अलग है। जैसे मैंने कहा स्टेट सब्जेक्ट रूल यहाँ पे अभी भी है, वहाँ नहीं है।
तो उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं। डेमोग्राफिक इन्वर्जन जो वहां हो रहा है वो यहाँ नहीं हो रहा। जी देखिए, इस बार की जो प्रदर्शन है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये पूरे पीओजेके में उत्तर की नीलम घाटी से लेके दक्षिण के आपके सुधनौती और क्या कहते मीरपुर के दक्षिण में भी जो जगह है वहां से लेके पूरे हर जगह इसका प्रभाव है। इससे पहले 55 में भी पुंछ में विद्रोह हुआ, वो क्या थे, लोकलाइज्ड होते थे। सूदंस का विद्रोह हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इस बार जो मुद्दा है, और इसीलिए अगर आप देखें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य आए हैं और जिस तरीके की उन्होंने चिंता प्रकट की है, वो दिखला रहा है कि उनको लगा कि हाँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और इनका असर हो सकता है। हो सकता है शायद उनको ये भी चिंता हो कि भारत में चुनाव हो रहे हैं, कुछ हो जाए, तो ये भी एक डर लगा रहता है। ये आप समझ के रखिए, इसका डर है उनको कि हाँ, कहीं इस टाइम पे कुछ हो ना जाए। तो वो उनको ये लग रहा था कि इस समय जो है थोड़ा कंट्रोल करनी स्थिति बहुत आवश्यक है। जी सवाल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो सबके साथ पॉसिबल यहाँ पे जो लोग बहुत अच्छे से नार्कोटिक्स की कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पार्ट तो अब आप देख नहीं पा रहे कि क्या है कि आज की तारीख में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, बाय एंड लार्ज इज एन अपेंडेज ऑफ मेन पॉलिटिकल लीडरशिप इन पाकिस्तान। मेन पॉलिटिकल पार्टीज अब वही हैं, पीटीआई, पीपीपी, पीएमएलएन। हालांकि देयर आर पार्टीज, बिकॉज वन प्रॉब्लम विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट नाइदर इन पीओजेके नॉर इन पीओटीएल you allow nationalist parties to contest elections. One of the requirements is that you have to accept that Kashmir's accession with Pakistan is full and final. In fact, Gilgit Baltistan में भी even BNF वगैरह के members जो हैं, they cannot contest. और यहाँ पे भी JKLF वगैरह के members जो हैं, they cannot contest the elections. So that is as far as that is concerned. So that part is there. My personal take is that POJK, despite its discontent, will only come to us when Pakistan disintegrates, which is not very far off. That's my belief. Some of the Beanbox video that I have seen talked about the participation election that is happening in Kashmir side of it. So, is there any... See, that has always been a case. Whether we like it or not, people have always said कि इंडिया में ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। और जब भी डिफरेंस होता है तो होता है। जैसे भी इकोनॉमिक इश्यूज में देखना, आटे की कीमत, बिजली की कीमत, ये वो, तो ये डिफरेंस तो उनको तुरंत दिखता है। जैसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर एंगर वाज दिस। यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन गिलगित बल्तिस्तान, व्हाट वाज द स्टेटस इन लद्दाख, देयर वाज सो मच ऑफ डिफरेंस, सो दे ऑलवेज वुड फील दैट. सो दैट इज देयर. अभी भी देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन मीडिया चैनल्स एटसेट्रा व्हिच हैव carried out a comparison etc, and as a result if you'll see yesterday's that cabinet meeting where Nawaz Sharif had taken that POJK Prime Minister Anwarul Haq. So there he also said, he said this, there is no comparison between Jammu Kashmir and this, they call it occupied, wahan to ye ho raha hai, yahan ye ho raha hai, no need. But he had to say that because
that fear always lingers in their mind. That's an issue which always. जी. See, that was a very interesting interaction and वेरी इंपॉर्टेंट. बट हमारे यहाँ जो है ना, कई चीजों में पॉलिसीज जो हैं बड़ी एडहॉक बनती है. और क्या है कि कोई भी निर्णय लेने के लिए आपको जानकारी तो होनी चाहिए. अधिकांश निर्णय लोग वो ले पाते हैं जो मतलब कई बार जानकारियों का अभाव होता है. तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि विशेषकर गिलगित बल्तिस्तान में तो एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं. और वो जो इंटरेक्शन था 2007 वगैरह जो अच्छा था, वो बाहर हुआ था. और उसके बाद ही हम सेंगे सेरिंग और ऐसे लोगों को कांटेक्ट कर पाए. हालांकि वो उसमें आया नहीं था, बट शफकत इंकलाबी वगैरह जो आए थे. पर क्या है कि मैंने कहा ना, जानकारियों का अभाव इतना ज्यादा है कि मुझे याद है वो शफकत इंकलाबी आया था, उसको पहले तो पुलिस ने पकड़ के पहाड़गंज थाने में अंदर कर दिया था. उसके बाद उसको जब रात के 12-1 बजे तक छुड़वाया तो जाके वो बाहर आ पाया. तो वो जानकारियों का जो अभाव है एक देश के आम नागरिक के अंदर, जब हमें पता ही नहीं कि भैया गिलगित कहाँ है, बल्तिस्तान कहाँ है, हमारा है कि नहीं है, तो फिर कैसे होगा. तो इसीलिए मैंने कहा ना, जो पहला जो आपका जो युद्ध है वो तो जानकारी का है. इंफॉर्मेशन वॉर यू हैव टू विन. मतलब योर पीपल मस्ट नो कि भाई हमारा हिस्सा है. तो आपको पता तो होना चाहिए गिलगित कहाँ है. मैं आज भी आपको बता रहा हूँ 99% लोग आपको बता नहीं पाएंगे बल्तिस्तान कहाँ है, स्कर्दू कहाँ है, मीरपुर कहाँ है, मुजफ्फराबाद कहाँ है. तो वो स्थिति जरूर है. और इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. अगर आपकी हिंदी की किताब, आपकी इंग्लिश की 2री-3री की कक्षा में एक लेसन भी गिलगित पे हो, एक लेसन शारदा में हो, तो आपका क्यों नहीं पढ़ेगा. मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि आप इतिहास की किताब में डालो या पॉलिटिकल साइंस की किताब में डालो. लेकिन आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू की जो टेक्स्ट बुक होती है, मुझे याद है उसमें जो 2री-3री कक्षा में भी जो छोटे छोटे वो होते हैं ना लेसन, उसमें भी एक हो तो आप बच्चे को जिंदगी भर याद रहेगा कि आपकी ये आपकी तो किताबें ये लिखती हैं कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंचा पीक है. तो फिर आप क्या कर सकते हैं भाई. जब आप K2 गॉडविन ऑस्टिन को वैसे ही छोड़ दिया आपने, तो आप क्या कर सकते हो. तो पहले तो हमको पाठ्य पुस्तकों की तरफ ध्यान देना होगा ना, कि आपकी पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष कौन है, उनकी कितनी जानकारी है, उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है. JKSC वैसे तो ये रही किताब, आप पढ़ लो. ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ भारत है. ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं मिला, क्योंकि वहां वो मेजॉरिटी में थी. जो पहाड़ी पटवारी मतलब मेजॉरिटी उन्हीं की है, पहाड़ी लोगों की. अब ये मेरे को नहीं पता सूदन्स भी अपने आप को पहाड़ी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पे जो कम्युनिटीज है उनमें सूदन्स का काफी डोमिनेशन है. और चूंकि पाकिस्तान में इस तरीके का प्रोविजन तो है ही नहीं रिजर्वेशन का. माइनॉरिटीज के लिए जरूर कुछ चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में 5% रिजर्वेशन की कुछ प्रोविंसेस में बात हुई है, कुछ लेवल पे वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा अभी उसको चल रहा है. बट ऐसा कोई मेजर रिजर्वेशन तो पाकिस्तान में है नहीं हमारे जैसा कि बड़ी संख्या में हो ये रिजर्वेशन ऐसा नहीं है. तो वहाँ पे इस तरीके की डिमांड उठने का कोई सवाल मेरे विचार से नहीं था, मेरे उसमें नहीं आया. इट वाज नॉट कमिंग माय थॉट. धन्यवाद.